बाद आपिस्मन। अब जब किसी सूत्र में वहां लिखा है समझ लेना विकल्प की बात करता है, किसकी बात करता है? विकल्प, यानी विकल्प से कुछ और नहीं होता है। अब यहाँ सुख का मतलब क्या है? सुख आपने सुना होगा, सुख प्रत्यय, सुख किससे जुड़ता है? शब्दरूपों से, है ना? शब्दरूप से क्या जुड़ता है? कौन सा प्रत्यय? सुख। तो यहाँ कह रहा सुख यानी सुख बाद में जुड़ा हो जिसके ऐसा क्या हो, इसके पहले क्या कहा गया था आपको? उपसर्गा वृत्ति धातु, यही कहा गया था ना। जरा देखो दोनों का सूत्र संख्या इसका कितना है? 95 इसका मतलब यहाँ अनुवृत्ति है। पिछले सूत्र से क्या की गई है? अनुवृत्ति चल रही है, पीछे कही गई बात का अंतर। इसमें किसकी बात की गई थी? अगर आप उपसर्ग के बाद क्या दिखाई दे? री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो, धातु हो लेकिन री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु, यही कहा गया ना। री से होगी हरस्वरी, अकारांत उपसर्ग के बाद हरस्व अकारांत उपसर्ग के बाद हरस री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु। तो अब यहाँ पे एक चीज हमेशा जानिए, हरस्व अकारांत उपसर्ग के बाद हरस री से प्रारंभ होने वाला कोई, ये पूरी की पूरी बतिया यहाँ अनुवृत्ति की गई है। केवल एक चीज जोड़ दिया गया, सुख। आप इसलिए आचार्य हैं, काव्य के पूर्व के आचार्य, काव्य से पूर्व के जो विद्वान या व्याकरण माने जाते हैं उनमें से कौन है? आपिसल है। आपिसल आचार्य ने कहा था कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद रि से यानी हर्ष रि से प्रारंभ होने वाला कोई धातु तो वहाँ विकल्प से वृद्धि संधि होती, विकल्प से, है ना? बता रहे हैं कोई रि से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो तो वहाँ विकल्प से क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ जो सुख जोड़ दिया है इसका क्या तात्पर्य? मैंने कहा शब्द रूप, सुख प्रत्यय कहाँ जोड़ता है? तो इन्होंने कहा कि धातु जो हो वो किस तरह का हो? शब्दरूप जैसा, शब्दरूप का काम करने वाला हो, सुख से युक्त हो। धातु किससे युक्त हो? सुख से युक्त हो, यानी उस धातु के अर्थ में सुख प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, ऐसा कोई धातु। बस ना, तो आप जानिए सुख का दूसरा नाम क्या होता है? शब्द। सुख का दूसरा नाम क्या होता है? शब्द रूप। और शब्द रूप कुछ ऐसे आपके धातु के प्रत्यय हैं, जैसे सक्रिय प्रत्यय है, ये किससे जुड़ता है? धातु। ये धातु से जुड़ करके किसी भी पद को किसमें तब्दील कर देता है? शब्द रूप में। किसमें तब्दील कर देता है? उसका शब्द रूप चला जा सकता है। जब कोई धातु शब्द रूप का काम करने लगे तो उसको हम नाम धातु कहते हैं। कौन सा धातु? नाम धातु। जब कोई धातु शब्द रूप का काम करने लगे तो उसे नाम धातु, शब्द रूप को किस नाम से जाना जाता है? बोले हैं, समझ में आया? तो इन्होंने सूत्र का जो तात्पर्य लिया किससे लिया? नाम धातु से लिया। कह रहे हैं कि अकारांत उपसर्ग के बाद हरस्व रि से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो, लेकिन वो धातु कैसा हो? नाम धातु, है ना? एक तो ये हो गया, बोलिए क्या? हाँ, उल्टा हो गया। नाम धातु की परिभाषा उल्टा हो गई। देखिए नाम धातु की परिभाषा में जो बताया वो तो दूसरा प्रकरण था। धातु रूप को शब्द रूप में बदलना था, शब्द प्रत्यय का ना, बल्कि शब्द रूप से धातु रूप का जब काम ले लिया जाए, शब्द रूप से कैसा काम ले लिया जाए? धातु रूप का काम ले लिया तो वो नाम धातु कहलाता है। शब्द रूप से धातु रूप का कार्य कराना ही क्या कहलाता है? नाम धातु कहलाता है। यानी कह रहे हैं कि ऐसा धातु जो सुख प्रत्यय से युक्त हो, नाम धातु। समझ गए ना? कह रहे हैं अकारांत उपसर्ग के बाद हरस्व रि से प्रारंभ होने वाला धातु कैसा होना चाहिए? नाम धातु। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो संधि होता है विकल्प से होता है, यानी हम वृद्धि भी कर सकते हैं अथवा वृद्धि भी कर सकते हैं। वृद्धि नित्य कर रहा था, अब यहाँ विकल्प से वृद्धि होगा। बस सुनना है,
आपिसल आचार्य ने कहा कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद रि से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु हो तो हमारा सर्वकार्य विकल्प से वृद्धि में होता या विकल्प से वृद्धि होती है, यानी गुण भी हो सकता है वृद्धि हो सकता है। समझ गए ना? जैसे ऋषभ माने क्या होता है? बैल। ऋषभ माने बैल। अब इसको ऋषभीयत बना दिया, क्या प्रत्यय लगा करके रूप चला दिया गया है ना। ऋषभ माने बैल है, इसको ऋषभीयत बना दिया गया। जैसे राम है ना, जैसे राम है तो हम उसको रामेत बना दे, है ना, या राममय करने के लिए अर्थ लेने के लिए जैसे कहते हैं रामायते बना दे, इस तरह रूप चलाया जाता ना राम का रामायते। तो राम क्या है? नाम है, और नाम से क्या कर दिया गया? उसका रूप चला दिया गया, तो नाम धातु कहलाता है। जब शब्द रूपों का धातु रूप बना दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? नाम धातु। अब ऋषभ माने बैल था, ऋषभ पद क्या था? संज्ञा था, है ना, संज्ञा बोले तो नाम था। अब इस नाम से या ऋषभ से हमने किसका काम कर लिया? धातु का। यही क्या कह रहा है? नाम। जब किसी शब्द से संज्ञा से धातु का अर्थ ले लिया जाए, धातुओं में तब्दील कर दिया जाए किसी संज्ञा को, वही क्या कहलाता है? नाम। ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कहा? क्या है? क्या है? उपधन प्रा है, प्राधन ऋषभीयत, यही है ना। अब ध्यान दीजिए, प्राधन अभी लिखना एकदम मना है, प्राधन ऋषभीयत इस तरह है। अब ये ऋषभ माने होता है बैल। देखिए ऋषभ माने क्या होता है? बैल। तो ये बैल हमारा क्या था? संज्ञा था। संज्ञा से कैसा अर्थ ले लिए? क्रिया था। ठीक। अब यहाँ प्रा में क्या है? छोटा, इधर क्या है? सुनो, और की क्या बन जाएगी? और होने चाहिए, लेकिन दोनों बनाता और अथवा आर, क्योंकि विकल्प से क्या वृद्धि कर रहा है? विकल्प से क्या करता है? वृद्धि करता है। इसका मतलब जो सामान्य पद बनता है वो भी बनाया जा सकता। तो अर हमारा पास सामान्य तरीके से बनेगा और आर कैसे बनेगा? विकल्प से। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या जोड़ना है? प्रा में आ या बड़ा आ जोड़ना है और एक सब के इधर का जोड़ना है सभी, यही ना। अब हम देखते हैं इधर प्रा में जब आ जोड़ेंगे, प्रा में बड़ा आ जोड़ेंगे, तो एक रूप हमारा क्या तैयार होगा? ये वाला। और इसका दूसरा रूप क्या तैयार होगा? कुछ इसका भी रूप तैयार होगा इस तरह, है ना, और इसका जो रूप तैयार होगा इस तरह। अब ये बड़ा कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम इसके साथ ले आ रहे हैं क्या बन जाएगा? है ना, और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा? यही बनेगा ना। तो समझ आ रहा है? तो यही क्या है? किसका नियम? आपिसल आचार्य का नियम है। आपिसल आचार्य ने कहा, जो बतिया आपिसल आचार्य कहते वही बतिया के दोहराए हैं। वास्तव में ये पाणी ने अपने बात कहे हैं, जबकि ये सूत्रवा पाणी ने ये बतिया कब बता दिया? पाणी से बहुत पहले बताया, पाणी से बहुत पहले बताया था। लेकिन एक यहाँ खासियत है, पाणी अपने प्राचीन आचार्यों का आदर सम्मान किए हैं। उनके आदर सम्मान में उनको सूत्रों को भी रखते हैं जहाँ जरूरत पड़ी है ना। बस उनके सूत्रों को अपनी व्याख्या देकर इन्होंने रखा, उसको अपना सूत्र पहले बनाया और बाद में उनका सम्मान करते हुए उनके सूत्र को भी लिखा। आप चाहें तो आप सब आचार्य के अनुसार भी कर सकते हैं। पहले पाणी ने उसी भाव को अपने भाव में तब्दील किया, अपने रूप में दिया, अपना सूत्र बना के उपसर्ग धातु कहा। उसके बाद अपने बाद के आचार्यों का मान सम्मान करते हुए उनके भी विकल्प को यहाँ प्रस्तुत किया है। इन्होंने उसके नियम का काट नहीं किया। अगर आवश्यकता है तो नियम भी उतारे। समझ में आया? बस समझ गए ना। तो यहाँ आप जानिए, वास्तव में आपिसल ये कहता है कि आपिसल आचार्य के अनुसार यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व रि से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु हो तो वहाँ विकल्प से वृद्धि होती है ना, वहाँ विकल्प से वृद्धि होती है। अब नाम धातु का क्या मतलब है? नाम धातु का मतलब जब कोई संज्ञा या कोई पद
किसमें तब्दील कर दिया जाए, धातुओं के रूप में तब्दील कर दिया जाए, या संज्ञा से ही या किसी शब्द से ही धातु का कार्य कर लिया जाए, तो वही धातु वही संज्ञा क्या कहलाती है, नाम धातु। समझ लेना। तो पहले अब ये इतना उतारिएगा, है ना, उसके बाद लिख लीजिएगा। ये समझे ना है। बिल्कुल कुछ ना उतारे, ये सब समझाने के लिए था, है ना। बस इतना। वासुप्यापिशल का वाद है सुपिधन आपिशल। बोलो। इस सूत्र के अनुसार पाणिनि ने आपिशल आचार्य का सम्मान करते हुए बतलाया कि इस सूत्र के अनुसार पाणिनि ने आपिशल आचार्य का सम्मान करते हुए बतलाया कि अन्योतकाम में के बाद अन्योतकाम शुरू करिए। आपिशल आचार्य कहते हैं कि यदि आपिशल आचार्य कहते हैं कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद रि से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु हो। रि से प्रारंभ बोले तो हरस्वरी है ना, हरस्वरी आप लिखे होंगे, है ना, वही हरस्वरी ही मानेगा। रि से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु हो तो वृद्धि संधि विकल्प से होती है। वृद्धि संधि विकल्प से होती है, अन्यथा तो होता है। ठीक, अन्यथा का मतलब साधारण भाव है ना। अब ये क्या है आपका विकल्प से, समझिए ना। तो वृद्धि संधि विकल्प से होती है। क्या हुआ, कुछ टैली नहीं कर रहा है? क्या नाम मैच कर रहा है? बोलवा जरूर तो दिखाए कहाँ बन रहा है, देखा काम लिखे पढ़ा कर दिया, पढ़ा ना वो बतिया तुझे आए लिख के पढ़ा। अब एक के शब्द हम थोड़ी रहते रहा हर साल में एक चीज बोले हैं क्या आचार्य के अनुसार विस्तार में आते कहते हैं उसका नाम वायु सम्मान किए किसका, ये एग्जाम्पल है ना। ठीक, पहले रखेंगे भाई। हम कोई काम अगर करें तो अपने हिसाब से पहले करेंगे ना, कि पहले दूसरे जाके आइए गुरु थोड़ी थी। कोई
बात होगी देखते हैं, है ना। इतिहास में कोई कारनामा जब होता है उसको आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप अपने राय को देते हैं, तब कोई पूछता भैया ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, तब कहते हैं मैंने फला जगह ये बात पढ़ी थी, तभी बताओ था ना। तो कहाँ है पहले दिन, पहले थोड़ी आप बताओ मैंने इस तरह पढ़ा इसलिए ये काम करो, पहले आप अपनी मनसा बताते ये काम ऐसे करो, तब तो पूछता भैया ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, तब आप बताते हो बात ना। अब समझ में आया। हो गया, उतार लो एग्जाम्पल। आपके सब आचार्य हैं ये, एक ही एग्जाम्पल है इनके अनुसार। प्राधन ऋषभीयति, एक तो बन जाएगा प्रसभीयति और दूसरा प्रासभीयति। अभी सब री से री वाली बात हो रही है। री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो, री से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु हो, यही सब चल रहा है ना। हाँ हो गया जी। चलिए आगे चलिए, अगला क्या है, तृतीय समास से वार्तिक आ गया, फिर से वार्तिकार का तैनात हटके हैं ना, वार्तिक का चयन पुनः आधम के। तो आइए देखिए ऋतेचा, देखिए सूत्र क्यों रटाया जा रहा है आपको, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ना। आप तुरंत सूत्र बता सकते हैं कि विज्ञापन में कौन सा सूत्र है, है ना। विज्ञापन और सूत्र नाचने लगेगा आपके दिमाग में। तो भी समझ लीजिए धरती पे कोई आपको परास्त करने वाला पैदा नहीं हुआ है ब्रह्मांड में। ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएंगे तब भी, है ना। बस खड़े होके बोलना सीख लीजिए, बस ना खड़े होके गड़गड़ गड़गड़ मत कीजिए एकदम हाथ पैर, है ना। हो जाता है, वही तो निकालना है भाई। यहाँ कौन दे रहा हो, सब अपने ही तो है। नहीं था तब भी हो जाता है। भैया कोई भी आओ, सही तृतीय समास, इस पे आप जरा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। आइए तृतीय समास कह रहा है, यहाँ तृतीय समासी का मतलब तृतीय तत्पुरुष आप समझिएगा। तृतीय समासी का तात्पर्य किससे लेना है, तृतीय तत्पुरुष से लेना है। तृतीय ये कहाँ करूँ, सप्तमी है जब रिक्त पद बाद में होने करें, जब तृतीय तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या हो, रिक्त हो, वार्तिक है ना। और पहला पद कैसा हो, इन्होंने कहा तृतीय तत्पुरुष समास बोल दिए, तृतीय तत्पुरुष समास, है ना। तो ऐसी स्थिति में करें तृतीय तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या हो, रिक्त हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ गुण संधि ना होकर के यानी पहला पद क्या होना चाहिए, आ। पहला पद क्या हो, आ हो। यही तो हुआ भाई, गुण वृद्धि की बात अगर हो रही तो पहला पद आ ही तो होना है। जब गुण वृद्धि की बात हो रही पहला पद क्या हो, अकारांत, है ना। और यहाँ इन्होंने कहा तृतीय समास, यानी तृतीय तत्पुरुष समास का पहला पद अकारांत हो और अंतिम पद क्या हो, रिक्त हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ वृद्धि होती है, गुण निमित्त हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया एग्जाम्पल, सुखेन ऋतः। क्या कहा, सुखेन ऋतः। तो सुखेन ऋतः अब जरा समझिए, ये हमारा तृतीय तत्पुरुष समास है ना, पहला पद तृतीय विभक्ति के, दूसरा पद प्रथमा में, पहला तृतीय दूसरा प्रथमा। तृतीय एक मतलब प्रथमा ये ना। अब समास का एक नियम है, जब संधि किया जाता है समास का
तो पहले पद की विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। यानी ये मुख्य पद क्या है? सुख है। अब इसका समासिक पद बनाने चल रहे हैं, धनविता करेंगे, ठीक। अब इसी को जोड़ना है। अब यहाँ पे हमारा ये सूत्र काम कर रहा है। ये तो बता रही है तृतीया तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है? तृतीया है तो पहला पद तृतीया में होगा ना। तत्पुरुष समास की अपनी परिभाषा है। अगर तृतीया पहला पद तृतीया का, द्वितीय तत्पुरुष, पहला पद तृतीया का, तृतीय तत्पुरुष, पहला पद चतुर्थी का, चतुर्थी तत्पुरुष। यानी तृतीया की बात अगर कर रहा है, पहला पद तृतीया में है, वो भी कैसा होना चाहिए? आकारांत होना चाहिए मूल पद। तो मूल पद हमारा आकारांत है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? संधि करेंगे, क्योंकि समासिक पद बनाने चल रहे हैं। तो इसका समासिक पद बनेगा क्या? सुखेंद्रिता का। सुखरता नहीं, सुखारता बनेगा। यहाँ पे क्या है? छोटा आ। यहाँ पे क्या है? री है। आ और री मिलके अर होना चाहिए ना। सामान्य नियम कहता है अर होना चाहिए आत्मा, लेकिन वाक्यकार कहता है विशेष नियम दे रहे हैं जहाँ वृद्धि हो रही, गुण निषेध हो रहा है। का अर्थ नहीं बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब जोड़ दूं, इधर क्या बचता है और इधर क्या बचा? सुख। पर अनंत हमें बड़ा तो आपको बड़ा ले जाइए, क्या बन जाएगा? सुखता क्या बन गया? कुछ समझ में आया? समाज से खत्म यही है ना। इसकी व्याख्या में ही है जो कुछ है। ये उदाहरण ये क्या है? उदाहरण समझ गए ना। अब इसका विग्रह अगर संधि पद सोच रहा है तो संधि पद सुखाता है, विग्रह पद क्या है? सुख। ये तो केवल भाव है। समासिक विग्रह का ये भाव सूत्र यही कह रहा है ना। यहाँ लिख लीजिएगा, वार्तिक के अनुसार क्या समझते लिखिए। वार्तिक के अनुसार वार्तिक के अनुसार जब तृतीया तत्पुरुष समास का अंतिम पद रिक्त हो, वार्तिक के अनुसार जब तृतीया तत्पुरुष समास का अंतिम पद रिक्त हो तो कुल संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। वार्तिक के अनुसार जब तृतीया तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या हो? रिक्त हो तो कुल संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। हो गया कि ना? पॉइंट पर ध्यान रहे कि समास का प्रथम पद आकारांत या आ से अंत गुणे छोटा है ना। ध्यान रहे कि समास का प्रथम पद आकारांत, ध्यान रहे कि समास का पहला पद आकारांत। एक एक एग्जाम्पल के सूत्र बड़ा भाव लीजिए। यही तो संस्कृत की अपनी एक खासियत भैया। संस्कृत कहता है आचार्य वरदराज है ना। संस्कृत व्याकरण कहता है आचार्य वरदराज तक जितने विद्वान हुए उन्हीं की बात मानो, उसके बाद जितने हुए उनमें इतनी साहस ही नहीं है कि संस्कृत में कोई बदलाव कर सके, कोई परिवर्तन कर सके, कोई परिमार्जन कर सके। वास्तव में मुनि त्रय ने जो कह दिया उससे आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। भट्टो दीक्षित ने भी जो किया केवल हिंदी व्याख्या दिया है ना। वरदराज आचार्य ने कुछ किया है, भट्टो दीक्षित के मोटे पुस्तक को छोटे छोटे पुस्तकों में बांट दिए हैं। मतलब इसमें कुछ नया करने वाला कोई फायदा नहीं हुआ। किसके बाद? पतंजलि के बाद है ना। कुछ खास करने वाले संस्कृत जगत में नहीं हुए और ना ही हो पाएंगे। अगर कोई होगा भी तो बस इसी का लघु सिद्धांत बना है, सूक्ष्म सिद्धांत बन सकता है बस ये कुल हो सकता है। और सबसे सूक्ष्म सिद्धांत की बात किसने की है? पाणिनि ने की है ना। कहानी तो पाणिनि ने शुरू कर दिया सूक्ष्मता से अति सूक्ष्म लिखकर है ना। इतना सूक्ष्म कोई बना ही नहीं सकता जितना पाणिनि लिखे। इतनी पतली पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक। आपने सुशासन देखा है? उसका दुगना मान के चलो, बस इतने इससे ज्यादा मोटा नहीं है लघु सिद्धांत आपका पाणिनि है ना। बस सुना है
अति सूत्र सिद्धांत, अति मतलब सूत्र सिद्धांत समझिए वो है ही अपने आप। समझ गए ना? तो आइए, ये हो गया रिश्ते का तृतीय समास से बात समझ में आई। हाँ, यहाँ कुछ खास नहीं था, यहाँ सामासिक बातें थी। जब तत्पुरुष समास की बात आती है, तत्पुरुष समास का पहला पद द्वितीय विभक्त में द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है, प्रथम पद तृतीय में तृतीय तत्पुरुष, प्रथम पद चतुर्थी में चतुर्थी तत्पुरुष, यानी प्रथम पद के अनुसार ये विभक्त तत्पुरुष समास का नामकरण हुआ है ना? तो यहाँ पे नामकरण हुआ है तृतीय समास यानी तृतीय तत्पुरुष समास का, यानी पहला पद किसमें होना चाहिए? तृतीय विभक्त। सुखेन विद्या है, मैंने कहा ध्यान रहे कि प्रथम पद कैसा होना चाहिए आपका, है ना? तो अकारांत में है कि सुखेन धन रिता बराबर सुखेन रिता का हम मूल पद जब जोड़ेंगे समस्त पद बनाते समय सुखरिता हो जाएगा, तो ये आपका जुड़ गया, सुखाता के रूप में तब्दील हो गया। हो गया? क्लियर हो गया? आगे चलो नेक्स्ट, रित्यका। अगली व्याख्या किसकी है? रित्यका की। रित्यका की व्याख्या देखिएगा। बिठा दी? समझ में आवा कि नहीं? पिछवा वाले, अगवा वाले, अगवारे पिछवारे, हाँ अगवारे पिछवारे। आइए देखिए क्या है अगला? देखिए इसका नाम प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब समझे। प्रकृति का भाव जिसमें हो वही प्रकृति भाव है। प्रकृति का भाव जिसमें हो वही प्रकृति भाव कहलाता है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति कहते किसे? इन संसाधनों को प्राकृतिक कहा जाता है। जो मानव निर्मित ना हो, बस सीधे एक भाव। जो मानव निर्मित हो भौतिकी संसाधन कहलाता है ना? कृत्रिम या भौतिक, यही कहते हैं ना। तो आइए देखिए, जो मानव द्वारा निर्मित ना, यानी इस संसार में, इस वायुमंडल में जो वस्तु जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में रह जाए, यानी उसमें मानव द्वारा कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो प्रकृति भाव है ना? तो यहाँ भी संधि की बात चल रही है। जब संधि की बात चले, संधि तो हम लोग नियम या शब्द लगा रहे हैं ना, कि इस तरह हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये कहता संधिये नहीं, ठीक है? प्रकृति भाव में संधि जब जैसे रहे वैसे रह जाए। महाधन ऋषि महाधन ऋषि ही रह जाए। महा अलग ऋषि अलग भी, तो वही हो गया प्रकृति भाव, है ना? संधि का बस अभी तो प्रतिभाव समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा महा और ऋषि दो पहले, इसका संधि करो प्रतिभाव, तो आप संधि करेंगे नहीं। प्रतिभाव जब खुल गया तो प्रतिभाव का मतलब जैसे वह वैसे रहे। महा अलग व ऋषि अलग, अलग अलग नहीं, एक पास न रहे। बस यहाँ का सूत्र दिया गया, इसका मतलब कुछ न कुछ प्रयोजन होगा, तो प्रयोजन इसका विग्रह हो जाएगा। धन शब्द देना, ऋत यानी री बाद में बोले। ऋत कहाँ का रूप है? सप्तमी एक। ये मूल शब्द क्या था? ऋत का मूल पद क्या है? ऋत है। हम लोग बचेगा क्या? यानी री बाद में होने पर इसके अप, यानी आपका जो ग्राफ बना, अप प्रत्याहार के बाद क्या दिखाई देगी? री यानी हरस्वरी। अब अप में क्या क्या आते हैं? आ, ई, ओ, री। अब आ का मतलब हमें बड़ा, ई का मतलब बड़ी, ऊ का मतलब बड़ा, री का मतलब बड़ी, री का दिल भोग नहीं करता। इन सब के बाद क्या दिखाई देगी? री दिखाई देगी। ये सब के बाद क्या दिखाई दे? है ना? तो हमारा क्या नहीं होगा? संधि कार्य नहीं होगा। ये तो हो गया प्रतिभाव का प्रभाव। इन सब के बाद हमारा क्या दिखाई दे? री, तो संधि कार्य नहीं होगा। समझ में आया? अब संधि कार्य नहीं होगा, फिर इस सूत्र को पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ा है, काम करे पड़े थोड़ा सा। वो क्या है? करे यदि री के पहले वाला बन, री के पहले वाला दीर्घ हो, क्या हो?
दीर्घ हो उसको कितने तब्दील कर देंगे? ह्रस्व में। बस इतना ही करेंगे, संधि नहीं करेंगे। इसलिए इस सूत्र को पढ़ना है। यानी ऋतिका कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद में री दिखाई दे तो संधि कार्य नहीं होगा, ठीक। और यदि री के पहले दीर्घ वर्ण हो, यानी अक प्रत्याहार का दीर्घ वर्ण हो, तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। बस इसका एक में परिभाषा। कितना क्लियर हो गया? और ये सूत्र किसका विकल्प प्रस्तुत करता है? गुण संधि का, जो मोटे तौर पर कहा गया गुण का। हालांकि ये दीर्घ का भी विकल्प प्रस्तुत कर सकता है ना, यड़ का भी विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। भाई कोई अड़च यही कहता है ना, असमान स्वर किसके बाद? ई उ री के बाद क्या हो? री के बाद असमान स्वर है ना, ई उ और री के बाद असमान स्वर है ना। कोई अड़च एक कहता है ई के बाद असमान स्वर, उ के बाद असमान स्वर, री के बाद असमान स्वर, कोई अड़च नहीं मिल रहा है। दीर्घ की बात करें, री के बाद री, दीर्घ संधि में मिल रहा है। गुण की बात अगर हम करते हैं, गुण क्या कहता है? छोटा आया बड़ा के बाद क्या हो? एक बार क्या हो? तो री मिला। यानी यहाँ कितने संधि दिख रहे हैं? दीर्घ, गुण और यड़, कितने संधियां दिखाई दे रहे हैं ना इसमें। भाई आ के बाद री है, आ के बाद री है, ये कैसा संधि है? दीर्घ संधि है। ई उ और ली के बाद री है, तो वो कौन सा है? यड़ संधि। बस में आया गुण हाँ, ये गुण संधि हो गया। आ के बाद री, और दीर्घ कहाँ है? री के बाद। ये कौन सी संधि है? तीनों संधियां दिखाई पड़े ना, ये तीनों का विकल्प प्रस्तुत करता है वास्तव में। लेकिन गुण को कहा गया, गुण का एग्जाम्पल देखने को बहुतायत तो मिलता है। समझ में आया? हाँ, तीनों संधियों का एक विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन गुण का बहुतायत विकल्प मिल रहा है। इसलिए यहाँ गुण को क्या कहा गया? यह गुण का विकल्प प्रस्तुत करता। समझ गए ना? अभी देखिए दीर्घ संधि हो धन विकार, वहाँ भी विकल्प तो है ऋतिका का। समझ में आया? समझ गए ना? तो अब आप इसके बारे में लिखिए, तभी आपको समझ लिया। ज्ञापन बोलिए, मैं लिखा लिख लीजिए, कोई पहले लिखो। सूत्र है ना, देखिए सूत्र के अनुसार नगद कैला लिखना पड़ेगा। सूत्र के अनुसार यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद री हो, री बोले तो ह्रस्व री है ना। सूत्र के अनुसार यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद री हो, यानी ह्रस्व री हो, है ना। सूत्र के अनुसार यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद ह्रस्व री हो तो संधि कार्य नहीं होता। इसलिए बोलो सूत्र के अनुसार यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद ह्रस्व री हो तो संधि कार्य नहीं होता। कर लिए ना। किंतु यदि भगवान ने लिखा, किंतु यदि री के पूर्व यानी पहले, किंतु यदि री के पहले, किंतु यदि री के पहले अक प्रत्याहार का दीर्घ वर्ण हो तो, किंतु यदि री के पहले अक प्रत्याहार का दीर्घ वर्ण हो तो वह ह्रस्व हो जाता है, वह ह्रस्व हो जाता है।
महाधन ऋषि। जैसे अब यहाँ महाधन ऋषि है तो अब यहाँ प्रकृत भाव हम देखेंगे जी। है ना। अभी कुछ लिखना नहीं है उदाहरण, केवल समझना, अभी और भी उसमें लिखना है। अब यहाँ देखिए पहले जितना लिखो उतना समझना है ना। री के पहले क्या है, अब प्रत्याहार का बल क्या बड़ा, किसमें तब्दील हो जाएगा छोटा, तो हमारा क्या बन जाएगा महर्षि। क्योंकि संधिकाल नहीं होगा ना, तो यानी महर्षि का मह ऋषि हो गया। इसी तरह आप देखेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ का तब्दील किसमें जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ष ऋतु। धन हटा दो, वर्ष ऋतु। समझ में आया कुछ इतना? ये सारी चीजें है ना। वहाँ एक लिखिएगा, यह सूत्र मुख्य रूप से गुण संधि का, यह सूत्र मुख्य रूप से गुण संधि का, यह सूत्र मुख्य रूप से गुण संधि का गौड़ रूप में, गौड़ 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 का मतलब छिपा हुआ समझिए या अप्रधान समझिए, है ना। गौड़ रूप में या गौड़ रूप से दीर्घ एवं यड़ का विकल्प प्रस्तुत करता है। दीर्घ एवं यड़ का विकल्प प्रस्तुत करता है, दीर्घ एवं यड़ का विकल्प प्रस्तुत करता है। कर लिए जी। हाँ यह गुण संधि का है। तो अब गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है, तो हम महाधन ऋषि का गुण संधि के तहत अगर देखें क्या हो जाएगा, और इसका गुण संधि के तहत देखें तो क्या बन जाएगा, सब तो यही ना जी। बस सर तो वहाँ कम बना लीजिए, यहाँ शायद 2 राह नहीं दिए थे कल, देख लीजिए वर्षा बना लीजिएगा, गलती हुई होगी तो। उदाहरण में कल सही कहा, ये तो सही है, हमने कहा कल उदाहरण किया था वर्षा ऋतु का, देखा ऐसे लिखे है कुछ और हमने आया ये नहीं से लिखे अंदर ना बोला करा एक संधि नहीं आवा एक संधि। हाँ गुण संधि, गुण संधि वर्षा नहीं बोला गया था, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसे ना लाइव लाइव वाले जो जगह कुछ गड़बड़ हो गया क्या परिभाषा? लास्ट लाइन एक बार जरा बोल दीजिएगा, 1-2 बोलिए। किंतु यदि के पहले प्रत्याहार का दीर्घ हो तो वह विकल्प से हर्ष हो जाता है, इतना बड़ा हर्ष के पहले विकल्प हो जाता है। किंतु यदि के पहले दीर्घ वर्ण हो तो विकल्प से हर्ष हो जाता, विकल्प से हर्ष नहीं भाई, वैसे सही विकल्प बता दीजिए। सर किताब में किताब में विकल्प लिखा है। नहीं बन सकता है, विकल्प से हर्ष करता है कि केवल हर्ष करता है? तो मतलब से विकल्प से हर्ष करके थोड़ा दीर्घ भी होता है। नहीं, महर्षि बता रहे हैं। महर्षि होगा।
जैसे ये आपका बसंत धन ऋतु है, जी बसंत धन ऋतु, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले हरस पहले से ही है, जी। अब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है, देखिए समझिए, कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन महाधन ऋषि है, महाधन, अब यहाँ तो परिवर्तन करना ही नहीं है ना। और यहाँ परिवर्तन, यही परिवर्तन विकल्प से है ना। विकल्प का मतलब यही हो, अगर दीर्घ है तो विकल्प से कर लो, दीर्घ नहीं है तो ना, ये भाव उसका है ना। दीर्घ अगर है तो विकल्प से उसका ह्रस्व बना लो, और दीर्घ नहीं है तो ह्रस्व बनाने की जरूरत नहीं, ह्रस्व पहले से तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वहाँ विकल्प का मतलब यही, लेकिन विकल्प अगर जोड़ दिए हैं तो ये संशय यहाँ उत्पन्न होगा। यानी यहाँ पे महर्षि, महर्षि और महर्षि दोनों सही है, ये विकल्प जोड़ने का ये तात्पर्य बन गया है ना। तो इसका मतलब ये गलती है, विकल्प रहेगा कुछ लिखा चाहेगा। विकल्प लिखेंगे तो इसका मतलब महाधन अगर विकल्प अच्छा सर दिया है, नहीं नहीं सही सही है, सही है, सही है सर, नहीं दिया। अरे भाई ब्रह्मा धन ऋषि को विज्ञापन वो आपको दिखा रहा है, वो ब्रह्म ऋषि लिखा गया वो गुड़ किया और उसके बाद गुड़ किया भाई। नहीं सही है, विकल्प से कोई ब्रह्मा धन ऋषि बराबर ब्रह्मा ऋषि दिया होता अथवा ब्रह्म ऋषि दिया होता अथवा ब्रह्मर्षि दिया होता, तब आप विकल्प समझ में आया। तो वहाँ जो विकल्प दिया उसका केवल एक ही तात्पर्य हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ह्रस्व है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ अगर दीर्घ है तो यहाँ हमें ह्रस्व कर देना चाहिए। विकल्प शब्द का प्रयोग करने की जरूरत यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। बाकी बाबूराव सक्सेना है, ये भी ध्यान रखो ना। विकल्प से अगर रहेगा तो दोनों हो जाएगा, तब देख विकल्प की बातें नहीं, यहाँ कोई विकल्प के लिए सूत्र ही नहीं दिया। अनुवृत्ति भी करेंगे तब भी विकल्प नहीं दिख रहा है, इसका व्याख्या दिया गया है एक बगल में, ऋत परे पदार्थ अतः प्रापक है ना। ऋत परे पदार्थ अतः प्रापक ना, इस तरह कहा गया ना, तो उसमें विकल्प की बात नहीं कही दिख रही। कुछ न कर कहना कहीं जो लिखे आपको ठीक हो, विकल्प मन था कैला मन था न था, आपकी मर्जी। विकल्प लिख देगा तो यहाँ आप समझने में त्रुटि कर सकते हैं, और विकल्प नहीं लिखोगे तो क्लियर रहेगा, बस इतना आप समझिए। और वहाँ विकल्प का अगर अर्थ कुछ होगा या है तो वो भाव है। बसंत ऋतु है, कोई परिवर्तन ना करो, और मतलब अकारांत पद है, अगर पहला पद आपका छोटा आशय होने वाला है तो कोई परिवर्तन ना करो, बड़ा आशय होने वाला है तो इसको छोटा बना लो। अब अगर ये हम देखते हैं आ है तो कोई परिवर्तन नहीं करना, बड़ा है तो छोटा आ कर देना है। अगर यहाँ विकल्प की बात कर देंगे, यहाँ विकल्प की, तो एक चीज सबसे हमेशा बने रहेगा, बड़ा अवो वाला नहीं। जैसे हमने कहा महाधन ऋषि का प्रकृत भाव क्या होगा, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन दे दिया महाधन ऋषि है ना, दूसरा ऑप्शन महर्षि, दूसरा महर्षि है ना, तीसरा ए बी दोनों, चौथा कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर विकल्प आप अपने दिमाग में जहन में बसा लिए विकल्प से, तो आप एक का आपका हो जाएगा गलत। अगर यही क्या है, इसलिए विकल्प ना लिखे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना, क्योंकि यहाँ विकल्प का भाव कुछ दूसरा ही लिखा गया, ठीक। तो विकल्प ना लिखे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा मेरी नजर में, है ना। कर लिए, उदाहरण उतार लिए, समझ में आ गए। अब जरा होत्र धन विकारा आ गया, गौर रूप से किसका किसका विकल्प देता है ये, गौर रूप में किसका किसका विकल्प, वृद्धि का और यड़ का ना, आवाज दीर्घ होते चला। अब दीर्घ पे आइए, ये किसका है विकल्प, गुण का है ना, ये किसके लिए है,
विकल्प गुण, विकल्प गुण है ये एग्जाम्पल। अब विकल्प किस पे चलेंगे? दीर्घ पर चलेंगे, है ना। चलिए आइए, अब जैसे आपका कहा गया होत्री धन विकार, प्रकृत भाव की बात करें तो ये होत्री कारा ही रहेगा, होत्री होत्री विकारा ही रहेगा, क्योंकि पहले से ये ह्रस्व है तो हमें ह्रस्व करने की जरूरत। यहाँ कौन सा बन गया? प्रकृति भाव, यही हुआ ना, वृत्त का काम किया। अब यहाँ पे आकाशवाणी देखा क्या करता है? होत्री कारा। अब अगला देखिएगा जरा, अब यहाँ पे एक और आपको क्या हो गया? होत्री कारा, ये क्या हो गया? ऋति सवर्णे रीवा, ऋति सवर्णे रीवा, होत्री कारा बन गया। यहाँ कौन सा शब्द लगा है आपका? सवर्णे दीर्घ, यहाँ आपका ऋत का, और यहाँ आपका ऋत सवर्णे सवर्णे रीवा और ऋत सवर्णे रीवा, फिर वही सूत्र वही है। यहाँ देखिए हो जाएगा होत्रिकार, सूत्र यही है होत्रिकार। इतने बनते हैं किसके? होत्र धन विकार, किसमें? विकल्प दीर्घ। कुछ समझ में आया? जब विकल्प दीर्घ की बात होती है, होत्र धन विकार के कितने पद बन गए? 4। एक होत्री विकार, दूसरा होत्री कार, तीसरा होत्री कार, चौथा होत्र लिरिकार। इसके बाद आपका सूत्र आता है वृद्धि वृद्धि। इसके बाद आपका नेक्स्ट सूत्र क्या है? वृद्धि वृद्धि। दोनों के स्थान पर भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। हो गया? चले आगे। अगला सूत्र कौन सा है? वृद्धि
का नाम क्या पड़ा है? वृद्धि स्वर संधि। सूत्र का नाम क्या है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। यहाँ इसका विग्रह अगर हम करते हैं, ये आपका वृद्धि ही धन एच, वृद्धि धन एच, वृद्धि धन एच। वृद्धि माने वृद्धि हो जाता है। एच का मतलब क्या होता है? एक प्रत्याहार का वर्गमूल वृद्धि होगा। अब वृद्धि संज्ञक मान कितने हैं भाई? तीन है। कौन कौन से? बड़ा आ, आई और ठीक। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? अब ये सूत्र किसका अनुवृत्ति करता है? आद गुणा का अनुवृत्ति करता है। किसका? आद गुणा का अनुवृत्ति किया। आद में जो आत का मतलब छोटा आया बड़ा था, उसकी अनुवृत्ति कौन करता है? वृद्धिरेच। अब यहाँ कहा वृद्धि यानी वृद्धि होती है, वृद्धि यानी वृद्धि संधि होती है। एच यानी एच प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, करें एच प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर वृद्धि होती है। लेकिन किसके बाद हो ये कहा नहीं गया। इन्होंने आत्मा सृष्टि क्या की? अनुवृत्ति किसके बाद हो? आत्मा में क्या कहा गया था? छोटा आ या बड़ा के। यहाँ जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या किया गया है? अनुवृत्ति किया गया। परिभाषा में यहाँ क्या है? अनुवृत्ति छुपी है। किसकी अनुवृत्ति? आत्मा की। यहाँ क्या हो जाएगा? एच भी कौन कौन से बढ़ाते हैं? एच प्रत्याहार यही ना जी। तो ये सब किसके बाद हो? ये नहीं कहा गया ना, इसके लिए अनुवृत्ति किया गया। किसकी? छोटा आया आत्मा में किसके बाद की बात हुई थी? छोटा आया बड़ा के बाद। तो यहाँ भी छोटा आया बड़ा के बाद क्या हो? कौन सा? ए ओ आई ओ। तो ए और आई के मेल से हमारा क्या बनेगा? वृद्धि बढ़ यानी ऐ ही बनेगा। ओ और औ के मेल से हमारा क्या बनेगा? वृद्धि बढ़ यानी औ ही बनेगा। यानी छोटा या बड़ा के बाद ए हो अथवा आई हो, हमारा ए बनेगा। छोटा या बड़ा के बाद ओ अथवा औ हो तो हमारा औ ही बनेगा। तो हमारा वृद्धि संज्ञक बड़ा हमारा कितने हैं? तीन है। बड़ा आ, आई, औ। तो आई औ यहाँ है। अब यहाँ और कोई बड़ है ही नहीं। री री जाते बड़ अगर होते तो हम वहाँ आर या आर करते। यहाँ है नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक। तो यानी यहाँ प्रोसेस कितने हो रहे हैं? दो। एक प्रोसेस है छोटा या बड़ा के बाद आई अथवा औ, ए अथवा आई हो। छोटा या बड़ा के बाद ओ अथवा औ हो। इनके मेल से क्रमशः आई औ हो जाते। दो ही प्रक्रिया है, दो ही प्रक्रिया दिख रहा है ना, दो ही परिवर्तन। क्या क्या हो रहा है? इनका क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। और इनका क्या बन रहा है? वृद्धि संधि हो रही है। ठीक। तो समझ आ रहा है ना? इसका ग्राफ आपका यही है। ठीक। ये मुख्य ग्राफ है। छोटा आया बड़ा के बाद ए ओ आई औ अधिक क्षेत्र के मेल से क्रमशः किनके किनके? ए आई और ओ औ के मेल से हमारा आई और औ ही बनता है, कुछ और नहीं। दो प्रक्रिया। वैसे वृद्धि में हम छोटी की मात्रा हटा दे, वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध माने क्या हो? बूढ़ा। दो का दो ही काम होता है, खाना और सोना। खाना और सोना दो काम होता है ना। तीसरा काम अगर वो बड़बड़ाना करते हैं तो उनका खटिया भरे भाग जाते ना। घरे से बात के लाई जो सारे रुपए देकर खटिया ये बड़बड़ा करो, बहुत बोलत है, सटिया गाओ। कुछ इस तरह ना। देखिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में एक खासियत है। हिंदू धर्म में बुद्ध जब बुजुर्ग अपनी अंतिम चरण या अंतिम अवस्था को जाते हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती रहती है, यानी अंतिम चरण में अंतिम पड़ाव हो जाती है, तो ये बुढ़े सटिया जाते हैं, पगड़ा जाते हैं। और मुसलमानों में जो बुढ़े होते हैं वो धार्मिक बातें करते हैं, यानी अपने इस्लाम धर्म का ज्ञान देते हैं बच्चों को। और हिंदू धर्म में क्या होता है? वे बड़बड़े हैं, बस आपस पुराना रीति, पुरानी रीति, पुराने अपने द्वारा किए गए पुराने क्रियाकलापों को आने वाली पीढ़ी पर थोपते हैं, है ना। तो ये अंतर है किसमें? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में। वहाँ क्या करते हैं? वो धर्म की बातें बताते हैं, है ना, और लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ना है, अब जैसे करते हैं वैसे तक कर, तब तो कर जा रहा वही इस तरह का भाव होता है। अगर उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो बड़बड़ाई है, चिल्लाई है, कुछ भी करिए।
वो हम आपको पूरा भी रखा है ना। बस सुनना है, ये अंतर है। तो जहाँ अच्छाई वहाँ से सीख लेना चाहिए। ये अच्छाई कहाँ से सीखनी चाहिए? बुजुर्ग अवस्था की मुस्लिम धर्म से, है ना। बस सुनना, अच्छाई सीखिए। इंसान सभी है, धर्म में कुछ है नहीं है। धर्म का मतलब होता है ज्ञान का प्रसार। जहाँ से आपको ज्ञान मिल जाए वही धर्म है ना। अच्छी बातें जहाँ से मिले, अच्छी शिक्षा, वो धर्म, उसी को मान लीजिए। तो आइए देखिए, अपने आप को मसीह मत करिए कि मुस्लिम नहीं, है ना। बस क्योंकि उनको संस्कृत में क्या कहा गया है? ब्लैक कहा गया है। हाँ? यवन ना कहीं हो। हाँ, यवन कहा गया, यवन मुगलों के लिए कहा गया है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात आई तो भेड़ का तो ही काम होना चाहिए, खाना और जो खाने के लिए खा दे, चुपचाप सो जाए, है ना। तीसरा काम बनाना, समझो उनकी चारपाई या तो घर के किसी कोने में, शहर में है और गांव में है तो उनकी चारपाई कहाँ? भैंस गोरू रखा होता है ढंग से। पूरी दिन में कितना सोई है मालूम? सीमा पूरी दिन में कैसे सोई है कुछ तो। अरे खाना, सोना, टहलना, घूमना इत्यादि करना चाहिए, बड़बड़ाना नहीं। सारियां तुम बोलोगे कभी। अब खाने सोने का मतलब बस ये ना वो दिन में खाते रहा, दिन में सोते रहे। कितना सोए कह दिया, कितना खाए ना कहा। खियाओ तो पहले। एक चीज जानिए, जो बुजुर्ग होते हैं बच्चों के समान होते हैं। उनके खाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है बुजुर्ग अवस्था में, बच्चों से भी तीव्र होती है ना। बात सुनना है। तो लोग कहते हैं कि तो लड़कियां भाई बोलोगे तो लड़कों को करो दस एक बड़े लड़के भाई तो लड़कों की गाँव इस तरह होता है ना। तो आप ये जानिए, एक चीज हमेशा समझिएगा, मैंने कहा खाना और सोना, दो काम, खाना और सोना। इसी तरह वृद्धि संदेश में दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला छोटा या बड़ा, के बाद एक अथवा एक दिखाई दे बढ़ता है। छोटा या बड़ा के बाद दो अथवा और दिखाई दे तो और होता है, दो प्रक्रिया, है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब जैसे हमने कहा महाधन औषधि, महाधन औषधि, औषध नहीं, शुद्ध औषधि है ना। तो महाधन औषधि क्या हो जाएगा? औषधि। अब यहाँ क्या है? बड़ा आ, यहाँ क्या है? ओ। आप और ओ मिल के क्या बनता है? आओ, है ना। तो हमारा रूप क्या तैयार होगा? महोषधि। ये तैयार हो गया। ये तो एक ही हो गया। हमने दूसरा कहा महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। इस तरह के आपके बात आई। यहाँ क्या है? बड़ा आ। यहाँ क्या है? आई है। तो बड़ा आ या छोटा या बड़ा के बाद क्या मिला? आई। इनके में से हमारा क्या बनेगा? आई ही बनेगा, है ना। तो हमारा रूप क्या तैयार होगा? भाई इधर महाबच्चा, इधर क्या बचेगा? तो आप पे आई की मात्रा क्या बन जाएगा? माही। इधर क्या बनेगा? माही। समझ गए ना? इस तरह है क्या यही तक रहने दीजिए। बाकी एग्जाम्पल इसमें जो भी दिए हैं आप उसको करके लाएंगे। जाना समझ में पूछ लीजिएगा, है ना। समझ गए ना? क्या दिक्कत? ऐश्वर्य वह बात रहेगा, यहाँ सही सा के बाद वह रहेगा। सही है ना। ऐश्वर्यम ये है ना। अब एकदम सही है। अच्छा है ना। चलो इसके बाद और यहाँ शाकुंतलम। लेकिन गुरु जी हिंदिया भी महाधन औषधि मिला ना, आगे बाद वो रहेगा ना। इंडिया में महाधन औषधि ही मिलता है हिंदी वाले में। गलत है।